नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के बिग न्यूज़ में चर्चा करने वाले हैं पोलैंड की सीमा में जो मिसाइलें गिरी हैं उसको लेकर के, और उसके कारण जो तनाव की स्थिति बनी हुई है इस मुद्दे पर भी हम आज के सत्र में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज के विषय पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और यह परीक्षा 20 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। आप सभी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर के सुबह 6 बजे तक कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप इस परीक्षा को दे करके 90% तक छात्रवृत्ति हासिल कर सकते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इस परीक्षा का लाभ उठा सकें। अगर हम आज के विषय की चर्चा करें तो आप सभी को पता होगा कि मंगलवार दोपहर को यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर लगे एक गांव जिसका नाम है प्रोज्वेडो, वहां पर जो है यूक्रेन की तरफ से आई हुई 2 मिसाइलें गिरी और जिसके कारण वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद से जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स है उस एरिया का वो काफ़ी गर्मा गया। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो पोलैंड है वह नाटो का क्या है, सदस्य देश है। और जब ये न्यूज़ आया तो उसके बाद से ही जो वहाँ की पूरी भू राजनीति है यानी कि जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी गर्मा गया, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे नाटो के एक मेंबर के ऊपर हमले की बात कही गई थी। और यहाँ पर शुरू में ये आरोप लगाया जा रहा था कि रूस के द्वारा जो है ये मिसाइलें पोलैंड के क्षेत्र में छोड़ी गई हैं। हालांकि अभी जो न्यूज़ आया है उसमें पोलैंड ने ये कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर जो बसा हुआ गांव है और वहां पर जो मिसाइल हमला हुआ था वह रूस के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा रूस के द्वारा जो मिसाइल हमला यूक्रेन के अलग अलग शहरों में किया जा रहा है उससे बचाव के लिए छोड़ा गया था। और यहाँ पर उन्हीं में से जो मिसाइलें हैं वो पोलैंड के एरिया में आकर के गिरी हैं। तो इस न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि मंगलवार को दोपहर में यह खबर आई कि पोलैंड की सीमा के अंदर रूस के द्वारा 2 मिसाइलें दागी गई हैं जो कि पोलैंड के एरिया में आकर के गिरी हैं और इसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पर जो यूएस इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी ये कहा था कि हो सकता है कि यह जो मिसाइल है वह रूस के द्वारा छोड़ा गया हो। लेकिन आगे चल करके जब इसकी जांच की गई तो यहाँ पर बुधवार को स्थिति साफ हुई और यहाँ पर पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा भी ये कहा गया कि यह जो मिसाइल है वह रूस के द्वारा नहीं छोड़ा गया था। रूस ने पहले ही इस बात को लेकर के इनकार किया था कि रूस के द्वारा कोई भी मिसाइल पोलैंड की तरफ छोड़ा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि रूस के द्वारा भारी मात्रा में जो है मिसाइल हमले यूक्रेन में किए जा रहे हैं और मंगलवार को भी रूस के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलें दागी गई थी यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट करके। और उसी से बचाव के लिए यहाँ पर यूक्रेन के एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एयर डिफेंस मिसाइलों को छोड़ा गया और हो सकता है कि उन्हीं में से जो मिसाइल है वह पोलैंड की सीमा के पास जो बसा हुआ गाँव है वहाँ पर जाकर के गिरा। यहाँ पर पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया है कि उनके पास जो जानकारी है उसके अनुसार यह जो मिसाइल है वह सोवियत संघ में बना S-300 रॉकेट है और इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इसे रूसी सेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर संभावना ये है कि यूक्रेन के द्वारा जो एयर डिफेंस मिसाइल छोड़े गए थे उन्हीं में से कुछ मिसाइलें जो हैं पोलैंड की सीमा के अंदर गिरी हैं। लेकिन इस न्यूज़ के बाद आप सभी को ध्यान में रखना है कि पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी, क्योंकि पोलैंड जो है वह नाटो सदस्य है और नाटो की जो संधियां हैं उसके तहत अगर किसी भी नाटो सदस्य पर हमला होता है तो यह हमला जो है नाटो पर माना जाता है। और यहाँ पर नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वह जरूरत पड़ने पर जो आक्रमण करने वाला देश है उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर बातें हो रही थी कि अगर यह मिसाइल रूस के द्वारा छोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं नाटो और रूस के बीच में जो टेंशन है वो और बढ़ सकता है और यह बढ़ करके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो है चेंज हो सकता है।
हालांकि रूस ने पहले ही इस बात से इनकार किया था कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा मिसाइल पोलैंड की सीमा पर या पोलैंड की तरफ छोड़ा गया है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मंगलवार को जब यह घटना हुई थी तो उस समय यह कहा जा रहा था कि अगर यह हमला रूस के द्वारा किया गया है तो यहां पर कहीं ना कहीं नाटो के द्वारा अनुच्छेद 5 के प्रावधानों को ट्रिगर किया जाएगा। अब यहां पर आपको यह समझना है कि आखिर जो नाटो चार्टर है उसका अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अगर हम नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर किसी दूसरे देश के द्वारा हमला किया जाता है तो यह जो हमला है वह उन सभी के खिलाफ एक हमला माना जाएगा। यानी कि यहां पर यह जो हमला है वह नाटो खिलाफ माना जाएगा और इसके बाद नाटो का जो प्रत्येक सदस्य है वह उस देश की सुरक्षा को बहाल करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और इस आवश्यक कार्रवाई में बल का प्रयोग भी शामिल है। यानी कि जिस देश के द्वारा नाटो के सदस्य देश पर हमला किया गया है तो यहां पर हमला करने वाले देश के खिलाफ जो नाटो है वह एकजुट होकर के कार्रवाई करेगा और इस कार्रवाई में जो है सशस्त्र बलों का प्रयोग भी शामिल है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो आर्टिकल 5 है भले ही नाटो को आक्रमणकारी देश के खिलाफ सशस्त्र प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देता है, लेकिन इस आर्टिकल की भाषा जो है वो काफी व्यापक है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अगर शांति के लिए कोई अन्य प्रक्रिया को अपनाया जाए तो यहां पर पहले उसे अपनाना चाहिए और बाद में अगर जरूरत पड़े तो सशस्त्र बल का भी उपयोग किया जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि नाटो ने अनुच्छेद 5 को केवल अभी तक एक बार ही उपयोग किया है जब अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बाद जो है अनुच्छेद 5 को ट्रिगर किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि इसके बाद जो नाटो की सेना है उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आखिर जो नाटो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 क्या कहता है और इसका उपयोग कितनी बार किया गया है। इसके अलावा नाटो चार्टर का जो आर्टिकल 4 है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम नाटो चार्टर के आर्टिकल 4 की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि नाटो के सदस्य देश में से किसी भी देश को ऐसा लगता है कि उसके या फिर किसी अन्य देश के जो कि नाटो का सदस्य है उसकी क्षेत्रीय अखंडता यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या फिर सुरक्षा को यानी कि सिक्योरिटी को खतरा है, तो यहां पर पूरा का पूरा जो नाटो देश है वो एक साथ परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। यानी कि इस मुद्दे पर नाटो के सदस्य देशों के बीच में बातचीत होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जो एक अंतिम फैसला है वह नाटो के द्वारा लिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि मान लीजिए अगर किसी सदस्य देश को यह लगता है कि उस पर हमला हो सकता है, उसकी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है, तो यहां पर नाटो के सारे देश मिल करके उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। और यहां पर जो समाधान है वह बहुत तरह का हो सकता है। यहां पर अगर जरूरत पड़ने पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं उन पर भी यहां पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि अगर सैन्य संघर्ष से बचा जा सकता है तो उस रास्ते को भी यहां पर अपनाने को लेकर के विचार विमर्श किया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है कि द वाशिंगटन पोस्ट में जो एक रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 1949 में नाटो की स्थापना के बाद अनुच्छेद 4 का जो उपयोग है वह अभी तक 7 बार किया गया है। और अभी फिलहाल में रूस और यूक्रेन के वॉर होने के बाद उसके आसपास के जो देश हैं जो कि नाटो के सदस्य हैं, जैसे लातविया आप देख सकते हैं इस फिगर में, लिथुआनिया, पोलैंड, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया के द्वारा इस हमले के आलोक में जो है अनुच्छेद 4 को ट्रिगर किया गया था। यानी कि इन देशों के द्वारा इस मुद्दे को लेकर के नाटो चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत विचार विमर्श करने को लेकर के इसका उपयोग किया गया था। और इसके अलावा तुर्की ने भी 2015 में सीरिया से लगी उसकी सीमा पर जो एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था जिसमें तुर्की के 30 लोग मारे गए थे, उसके बाद अनुच्छेद 4 को ट्रिगर किया था। यानी कि उस समय भी नाटो देशों के द्वारा
इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, लेकिन नाटो के द्वारा यहां पर सैनिक कार्रवाई का रास्ता नहीं अपनाया गया, बल्कि कूटनीतिक तरीके से सीरिया पर दबाव बनाया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी नाटो देश के ऊपर खतरा बढ़ता है तो यहां पर नाटो चार्टर में जो अनुच्छेद 4 और 5 है, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर के एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर के चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर नाटो चार्टर का जो अनुच्छेद 4 है और जो अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है, और यहां पर अगर यह हमला रूस के द्वारा किया जाता तो कहीं ना कहीं नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत नाटो को यहां पर इंटरवीन करना पड़ता, जो कि काफी खतरनाक हो सकता था। अगर हम वर्ल्ड रिएक्शन की बात करें इस घटना को लेकर के, तो आप सभी जानते हैं कि बाली में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, और यहां पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस हमले को देखते हुए अपने जो सहयोगी देश हैं उनके साथ अलग से घंटों बातचीत की। G7 के द्वारा और नाटो देशों के द्वारा बाली में एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो रूसी हमले हो रहे हैं मिसाइलों के द्वारा उसकी कड़ी निंदा की। लेकिन यहां पर इन देशों ने पोलैंड में जो घटना हुई है उस पर बहुत ही सतर्कता से बयान दिया, क्योंकि अभी यह पता नहीं चला था कि यह हमला रूस के द्वारा किया गया है या फिर गलती से जो मिसाइल है वो पोलैंड की सीमा में जाकर के गिर गया है। आपको ध्यान में रखना है, बुधवार को भी नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके राजदूतों ने ब्रुसेल में एक मीटिंग की थी, और इस मीटिंग में भी जो नाटो के महासचिव हैं उनके द्वारा यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस के द्वारा मिसाइल हमला किया जा रहा है उसको लेकर के कड़ी निंदा की गई थी, और ये जो पोलैंड में घटना हुई है उसके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं रूस को ही जिम्मेदार ठहराया था। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके आपको इस न्यूज को पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं यहां पर। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बिग न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बिग न्यूज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।